नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना खासतौर पर हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात को लेकर आवाम में काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है, बरहमी पाई जाती है और अक्सर ये देखा जा रहा है कि आवाम को सड़कों पर रोक दिया जाता है और पुलिस वाले उनकी गाड़ियाँ जब्त कर लेते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आप चालान भरिए और चालान भर के अपनी गाड़ी ले जाइए। तो बहरहाल नाज़रीन, अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पुलिस को इस बात का हक हासिल नहीं है कि वो आपके गाड़ियों को रोके और आपको मजबूर करे कि ई चालानात यानी पुर करें या ई चालानात अदा करें। और वाज़ेह तौर पर अदालत ने कहा है कि पुलिस को चाहिए कि वो पहले अदालत की जो नोटिस होती है, कोर्ट नोटिस होती है, वो रवाना करें और उसके बाद ही जो गाड़ी राह होते होते चाहे मोटरसाइकिल सवार हों या फिर आप देखेंगे कार चलाने वाले हों, उन तमाम को बाद में वो चालानात अदा कर सकते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी सड़कों पर नहीं रोकी जा सकती। वैसे नाज़रीन, अगर आप देखेंगे कि सड़कों पर जिस तरह पुलिस मुलाजिमीन ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस भी गाड़ियों को रोक रही है, तलाशियाँ ले रही है, तलाशियाँ लीजिए, लेकिन लाइसेंस की बुनियाद पर, फलां चीज़ की बुनियाद पर, फलां कागज़ की बुनियाद पर अगर आप उसे रोकते हैं कि आपके पास चालानात बहुत ज़्यादा है, आपको चालान भरना पड़ेगा वरना आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, आप जाइए गाड़ी तो यहाँ रखिए और आप जाके चालान भरिए, तो ये अब नहीं हो सकता। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है और कहा कि पहले आप अगर किसी को चालान है तो कोर्ट नोटिस भेजिए, उसके बाद आप उनको कहिए कि चालान अदा कर दें। अगर वो चालान अदा नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन सड़कों पर रोक देना, चाबियाँ ले लेना, चाबियाँ खींच लेना, ये बहुत गलत बात है। तो बहरहाल ये सबसे अहम खबर रही है। और आपको यही बता दूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कुछ दिन पहले वाज़ेह तौर पर कहा था कि जिन लोगों के चालानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये चालानात उनकी रकम जो है वो चालानात की जो रकम है वो उनके बैंक अकाउंट से मिनहा कर ली जाएगी, यानी विड्रॉ कर ली जाएगी, डेबिट कर ली जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं उसे भी लोगों ने नापसंद किया और कहा कि आपको क्या हक पहुंचता है कि आप हमारे बैंक अकाउंट में मुदाखलत करें और हमारे जो पैसे हैं वो चालान के तौर पर हासिल कर लें। हमारी अपनी मर्जी होती है, आप नोटिस भेजिए, आप चालान भेजिए, हम अपने तौर पर ये रकम अदा करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक बात तो ज़रूर है, अगर पुलिस चालानात की शक्ल में करोड़ों रुपए हासिल करती है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि आवाम की बहबूद के लिए भी इक़दाम करें। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह जहाँ बजा ट्रैफिक जाम हो रही है, हर तरफ हालात ख़राब है, सड़कें तो इतनी कदर बदतरीन है कि ऐसा लगता है कि कोई चेचक ज़दा जो मरीज़ है, बहुत ज़्यादा मुतासिर मरीज़ का चेहरा होता है, उसी तरह सड़कें बना दी गई हैं। हर सड़क पर, न्यू सिटी हो या ओल्ड सिटी हो, इस कदर गहरे गड़े हैं, अगर गिर जाए तो यकीन मानिए कि उसके कोई ना कोई हड्डी टूट जाएगी, कमर की हड्डी या स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो हो सकता है। बिल्कुल रियाज साहब, मेरे मुशाहिदे में ये बात आई जी पुलिस गुंडागर्दी पे उतर आई है। अब मैं जगह जगह देख चुका हूं कि इतना बुरा तरीके से पीछा कर रहे हैं लोग, कई लोग मरते मरते बचे एक्सीडेंट्स में जाना। मैं इस चालान की खातिर आप जाना, आप रोक के इतनी बदतमीजी कर रहे हैं लोगों से, पैसेंजर से, उनकी चाबी निकाल लेते हैं लोग, और लोग कई बचने के लिए जो है ना बहुत बुरी तरीके से गाड़ी में आते आते बच गए। और आपको कोई राइट नहीं है कि आप जो है ना अकाउंट से कैसे डेबिट कर सकते, ये बताइए। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले आपने वादा किया था कि 50% आप जो है ना कर देंगे, इलेक्शन का ये वादा था। पहले ये बताइए कि वादा क्या पूरा हुआ, ये बताइए आप जो है ना। ये वादा किया गया था रेवंत रेड्डी की जानिब से कि 50% चालानात कम कर दिए जाएंगे, डिस्काउंट दिया जाएगा। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। फिर आप कहते हैं कि अकाउंट में से डायरेक्ट आप जो है ना डेबिट कर लेंगे, तो ये कैसा हो सकता बताइए। और दूसरी चीज़ ये है कि रोड्स का इतना बदतरीन जो है ना गड़े हो चुके हैं, इतना बुरा हाल है रियाज साहब कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई रोड सही सालम नहीं है। आप चाहे शहर की ले लीजिए, तो उसके लिए जो बिल्डर है, मेरे ख्याल से बिल्डर के अकाउंट में से पैसे डेबिट करना चाहिए। आप पहले उसको पकड़े जो रोड का हशर करके रखा है, तो आपका कोई हक नहीं पहुंचता कि आप जो है ना शहरियों को सताएं रोड के नाम पे। और कितना जो है ना मिलियंस कितना रेवेन्यू आ रहा है ये बताइए। तो उसके बदले में आप जो है ना पब्लिक को क्या फायदा भलाई पहुंचा रहे हैं, आप ये बताइए। इतनी गुंडागर्दी हो गई है पुलिस की, लोगों को ठहरा के जगह जगह रोक के, और ना सिर्फ ट्रैफिक बल्कि
सिविल वाले भी रोक रहे हैं, रोक के जो है ना तलाशी ले रहे हैं, बल्कि वो लोग भी अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। ये मैं देख चुका हूँ रियाज साहब, इतना बुरा हाल है जो है ना। तो इसी जो है ना गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए। अवाम का गैज़ो गज़ब अगर बढ़ गया तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको जो है ना, ये रोजाना मैं रोड पे जाता हूँ, बड़ी बड़ी जो है ना आता जाता रहता हूँ, मेरे मुशाहिदे में ये देख सकते हैं आप क्लियरली, कैमरों में कैद है ये, किस तरीके से लोग जो है ना आवाम को, इन्हें कई बुरखापोश खवातीन हैं उनको सता रहे हैं, रोक रहे हैं, गिर जा रहे थे जो है ना। पूरा मैं देख चुका हूँ ऐसा जो है ना। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक आज की रूलिंग का सवाल है, मैं समझता हूँ बहुत ही तारीखी रूलिंग है हाईकोर्ट की। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है, हाईकोर्ट के जो एक रुकनी बेंच है, जस्टिस एस श्रवण कुमार की जो बेंच है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ट्रैफिक पुलिस को किसी भी मोटरसाइकिल को या फिर मोटररां को नहीं रोकना चाहिए। और ख़ास तौर पर ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए चाबियां निकाल ली जाती हैं और कहा जाता है कि आपको चालान पे करना है। तो अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पुलिस को चालान के लिए जो गाड़ी की चाबियाँ होती हैं उसको वो भी निकालने का हक हासिल नहीं है। साहब चाबी छोड़िए, डंडा फेंक के मार रहे हैं, बताइए कितना बुरी तरीके से आदमी गिर सकता, बताइए। जी जी, ऐसे लोगों को हायर किए हैं लोग जो है ना, गुंडे की तरह वो लोग बिहेवियर करें। मैं देख चुका हूँ रोड्स पे जाना। आपको देखिए कि 2 रिट पिटीशन दाखिल किए गए थे और एक रिट पिटीशन तो सिकंदराबाद के जो एक साकिन है रघविंदर चारी, उन्होंने दाखिल की थी और पुलिस के तरीक़ेकार जो चालान वसूल करने का तरीक़ेकार है उसको चैलेंज किया था। तो अदालत ने बहुत ही अच्छी रूलिंग दी है और मैं समझता हूँ कि ये अवामी मफाद में है। अगर अवामी मफाद में नहीं होता, मिसाल के तौर पर जैसा कि सिद्दीक साहब ने कहा है कि लाठी फेंकर मारते हैं या फिर गाली गलौज करते हैं या बदतमीज़ी करते हैं, तो यकीन मानिए कि अगर कोई अस्पताल जाता है, अगर कोई कब्रिस्तान या शमशान घाट जाने की कोशिश करता है और रास्ते में उसे पकड़ लिया जाता है या किसी बीमार को टिफ़िन देने का लिए जाता है या किसी बीमार को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश करता है, आप उसको रोकते हैं, अगर चाबी निकाल लेते हैं, कोई एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हैं, कोई इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते हैं, तो ये जो चीज़ है बहुत ही ख़तरनाक है। आप अदालत से नोटिस भेजिए, वो उसे चालान अगर अदा करना है तो अदा करेगा, वरना फिर वो कानूनी जो चाराजोई है वो बर्दाश्त करेगा या उसका सामना करने करेगा। रियाज साहब, गैर इंसानी हरकतें लोगों की जो है ना। आप देखिए कई एम्बुलेंसेज जाती रहती, इतनी ट्रैफिक जाम होती, सबको रोक के पहले लोग चालान वसूल करते। ये नहीं देखते कि एम्बुलेंस जा रही, अरे किसी का एग्जाम जाता है जो है ना, कोई इमीडिएटली मैटरनिटी के लिए जाता है, कुछ भी कोई तवज्जो नहीं है। ऐसी लाइन की लाइन लगी 1-1 किलोमीटर तक, क्या महज तलाशी हो रही गाड़ियों की जाना। अरे आप देखिए कि इंसानियत जो होती है वो सबसे अहम होती है। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर बाज़ ऐसे वीडियोस भी आते हैं जिससे इंसानियत का दर्स मिलता है। मिसाल के तौर पर पुलिस को ख़ास तौर पर इंसानियत का दर्स मिलता है, अदालतों को इंसानियत का दर्स मिलता है और इंसाफ क्या होता है वो अदालतें सीख सकती हैं, जो जजेस होते हैं वो सीख सकते हैं और माहिरीन कानून होने का दावा करने वाले सीख सकते हैं। आज कानून की हुक्मरानी हिंदुस्तान में बहुत परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है। ऐसे में आपको सिद्दीक साहब और नाजरीन आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह उस वीडियो में बताया गया है कि यूरोपीय मुल्क का शहरी है जिसकी उम्र 96 साल है, जो अदालत पहुँचता है तो अदालत में मौजूद जो जज है वो उठ खड़ा हो जाता है और उससे कहता है गुड मॉर्निंग सर, यानी उससे सलाम करता है, उसका वेलकम करता है और कहता है कि आपसे क्या गलती हुई है। तो वो कहते हैं कि ट्रैफिक चालान, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा सिर्फ कसूर ये है कि मैं अपने बच्चे को इलाज के लिए ले जा रहा था। तो उसने कहा कि आपके बच्चे की उम्र क्या है। तब जज जब ये पूछता है उन 96 साल बुज़ुर्ग से तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे की उम्र 65 ईयर्स है और मेरा बच्चा कैंसर से मुतासिर है, मैं उसे अस्पताल ले जा रहा था। तो आप देखिए कि वो जज कहता है कि आप इस उम्र में अपने ज़ईफ़ुल उम्र बेटे के इलाज के लिए किस कदर बेचैन हैं, उसके ले जा रहे थे। आप इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है और आप कभी ट्रैफिक के क़वाइद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप जा सकते हैं। तो ये इंसानियत होती है। महकमे पुलिस को इंसानियत का दर्ज देना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर आप देखिए ख़वातीन है, ख़ास तौर पर नौजवान है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ज़रूरतमंद लोग होते हैं, व्यापारी, छोटे व्यापारी होते हैं, वो जाते हैं पुलिस को देखकर डर के मारे वो इधर मुड़ा रहे हैं गाड़ी, इधर मुड़ा रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये सोचने की जरूरत है। अरे भाई आप खुद इधर देखिए, आप शहर के चौरस्तों पर देखिए, अरे अब्बास कोई शराब नहीं पीता, आप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं कि शराब या आप नशे में हैं। या देखिए ये अच्छी बात है कि मुसलमानों को देखकर वो छोड़ देते हैं, इसलिए कि मुसलमान तो शराब नहीं पीता। साहब और एक पॉइंट आप शायद भूल गए या मेंशन करना इंपॉर्टेंट ये है कि जी, ये जो वीआईपी काफिले जाते हैं जिसके लिए घंटों ट्रैफिक जाम रहती है, उसके बारे में बताइए आप जो है ना। कितनी इमरजेंसी होती है बताइए, कोई मर रहा होता है, किसी को एग्जाम रहता है, आप जो है ना ट्रैफिक रोक के खड़े जाते हैं, क्या बोलते वीआईपी जा रहा, मिनिस्टर जा रहा, चीफ मिनिस्टर जा रहा, इन्हें इतनी देर तक आप जो है ना कोई भी रहने दीजिए, तो इसका क्या सोल्यूशन है ये बताइए आप जो है ना।
क्या इंसान मर जाए, मतलब आम आदमी जो है ना मर जाए, वीआईपी अगर जा रहा तो उसके लिए कुछ भी कानून नहीं है उसके लिए? ये तो बताइए इंसानियत कहाँ है, बताइए इसके लिए, बताइए फिर रूल एक इसका नया निकालिए। इन्हें एक एक घंटा आधा आधा घंटा आप जो है ना ट्रैफिक रोक देते हैं, क्या बताओ वीआईपी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है जो है ना, तो ये कहाँ की इंसाफ है ये बताइए। इस पे भी तवज्जो देने की जरूरत है अदालतों को जो है ना, इसका निकालिए सोल्यूशन एक जो है ना। एम्बुलेंस जाती है, कोई प्रेग्नेंट रहते हैं, कोई एग्जाम रहता है, किसी की जॉब रहती है, मालूम कि अगर 1 मिनट भी अगर जॉब पे लेट हो जाए तो आपकी जो है ना सैलरी कट हो जाती है। इसका क्या सोल्यूशन है ये बताइए। नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ तक ट्रिपल राइडिंग का सवाल है, एक दरखास्त गुजार ने कहा था कि ट्रिपल राइडिंग पर उसे 1300 से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 300 से लेकर 200 से लेकर 300 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। तो हाई कोर्ट को उसने ये बताया और कहा कि इस तरह की जो गैर कानूनी तौर पर कार्रवाइयाँ करते हुए पुलिस आवाम को मजबूर कर रही है वो बिल्कुल गलत बात है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ह्यूमैनिटी का सवाल है, यानी ह्यूमैनिटी ग्राउंड का सवाल है, यानी इंसानी बुनियादों पर, इंसानियत की बुनियाद पर मदद का सवाल है, तो पुलिस को भी इस तरह की मदद करनी चाहिए, ख़ासतौर पर आवाम की। अगर आवाम में आपका इमेज अच्छा रहेगा तो यकीन मानिए कि खुद पुलिस की मदद आवाम करने के लिए आगे बढ़ेगी। और वैसे भी आप देखेंगे हैदराबाद में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं, जो रज़ाकार हैं, वो पुलिस की मदद करते दिखाई देते हैं। और सबसे अहम मसला ये है कि पुलिस को खुद अपने आप में तब्दीली लानी चाहिए। ख़ासतौर पर आप ट्रैफिक की बात करते हैं तो कई मकामात पर ऐसा देखा गया है कि ट्रैफिक घंटों जाम रहती है और इसमें पुलिस वालों का भी बहुत नुकसान है। बहुत ही गर्मी नहीं देखते बेचारे और ना ही सर्दी का एहसास करते हैं, बल्कि बारिश में भी वो सख्त मेहनत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करें और उसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़े, ये भी नहीं करना चाहिए। आप जब आवाम ये सोच रही है बहैसियत इंसान के और इंसानियत की बुनियाद पर कि आपकी भी हुकूमत मदद करना चाहिए, आपको भी बारिश होती है तो आपको रेनकोट से सप्लाई किया जाना चाहिए, अगर सर्दी होती है तो आपको गर्म कपड़े या मलबूसात हैं वो सब सप्लाई किया जाना चाहिए, अगर गर्मी का वक्त है तो टोपियाँ वगैरह जो कैप वगैरह है वो देनी चाहिए। आवाम इस ताल्लुक़ से बहुत हमदर्दी का यानी गोशा रखती है अपने अज़ान व क़ुलूब में, लेकिन पुलिस को भी चाहिए कि वो आवाम से हमदर्दी का मुज़ाहरा करे। ख़ासतौर पर जो बच्चे हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दें। पुलिस समझाए कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो पुलिस को चाहिए कि महकमा पुलिस जो जुर्माने की रकम जमा कर रही है वो आवाम को फ्री हेलमेट दे कि भाई देखिए ये हेलमेट ना पहनने से आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, ऐसे में आप को ये हेलमेट महकमा पुलिस एक तोहफे के तौर पर देती है तो दीजिए आप। बिल्कुल रियाज साहब, फ्रेंडली पुलिस कहाँ है ये बताइए। जी जी, ये चीज़ होना चाहिए दोस्ताना। अगर कोई कर रहा है गलती तो आप उसको टीच करिए, उसको बताइए, समझाइए कि भाई ये करने से ये होता है। अब बजाय उसके जो है ना आप ऐसा जो है ना उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसा बहुत बड़े मुजरिम के साथ आप करते हैं रोड पे, यानी इतनी बेइज्जती, खवातीन रहते हैं उनके साथ बेइज्जती जो है ना, बहस करते हैं बहुत बुरी तरीके से, चाबी ले लेते हैं। अब बताइए कहाँ का ये क्या फ्रेंडली पुलिस है ये बताइए आप। जी जी जी। अब बहरहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस में जिस तरह आम लोगों में अच्छे और बुरे होते हैं उस तरह पुलिस में भी अच्छे बुरों की मौजूदगी होती है। कई ऐसे पुलिस अदारों को मैंने देखा कि बहुत ही अदब व एहतराम से लोगों से बात करते हैं, रेस्पेक्टेबल अंदाज़ होता है उनका, ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के पुलिस अहदेदारों की तेलंगाना पुलिस को ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो खातून पुलिस अहदेदार हो या फिर आप देखेंगे मर्द पुलिस अहदेदार हो, अगर उनमें इंसानियत है तो वो बहुत ही अच्छी तरह लोगों को ट्रीट करते हैं, उनके साथ सलूक रवा रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अच्छे पुलिस अहदेदारों की वजह से महकमा पुलिस बदनामी से बचा हुआ है, वरना कई ऐसे लोग भी हैं जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो करप्शन में मुलविस हैं, पैसा लेते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सी बदनवानियों के वाक़यात उन पुलिस अहदेदारों से जुड़े हुए हैं। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह एक पुलिस वाला जुबे की लानत का शिकार हो गया, सर्विस रिवॉल्वर जो है वो गंवा बैठा और उसका ताल्लुक अंबरपेट पुलिस स्टेशन से था, उसे जेल भेज दिया गया। और कमिश्नर पुलिस ने हालिया अरसे के दौरान ये भी कहा है कि जो पुलिस अहदेदार है लॉ एंड ऑर्डर के, वो सिविल मैटर्स में मुदाखलत कर रहे हैं, जायदाद के झगड़ों में शामिल हो रहे हैं। और इस तरह के कई वाक़यात मंजर आम पर आए थे और कमिश्नर पुलिस ने यह भी कहा था कि हम ऐसे अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो पुलिस अहदेदारों की और पुलिस महकमे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल रियाज साहब, ये कई चीज़ें इस्लाहत बहुत ज़रूरी है रियाज साहब इसमें जो है ना। मैं एक ही बात जैसा कि बताया कि आप फ्रेंडली बनाइए, आप जो है ना मुजरिम की तरह पेश मत आइए, आवाम खुद कोऑपरेट करेंगी। आवाम हमारी इतनी अच्छी है कि आप एक बार जरा फ्रेंडली अच्छे से बात करिए, बराबर वो लोग कोऑपरेट करेंगे आपसे। ठीक है, आप एक बार अगर उन्हें गलती करा एक बार छोड़ दीजिए, सेकंड टाइम पकड़िए उसको खुद एहसास होगा कि अरे भाई छोड़ दिया पुलिस वाला, नेक्स्ट टाइम अपन मैं केयरफुल रहूंगा, ऐसा ये मौका तो दीजिए आप। बजाय उसके आप गुंडागर्दी करके आप रोक के गिरा के करके चाबी लेके उसको जलील कर रहे हैं रोड पे आप जो है ना, ये क्या है बताइए आप।
जी, बिल्कुल आपने सही किया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान ये भी आपने देखा है कि जो खबरें आ रही हैं मुकामी इदारों के जो इंतखाबात हुए थे, पंचायत ग्राम पंचायत के जो इंतखाबात हुए थे, कांग्रेस ने 10,000 से ज़ायद ग्राम पंचायतों में से 65% ग्राम पंचायतों पर कब्जा किया और बीआरएस को भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई और कांग्रेस के लिए वो लम्हे फ़िक्रिया है। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की काबीना आइलैंड ने यह फैसला कर लिया है कि कई बल्दियात के जो इंतखाबात है, कम अज़ कम 15 बल्दियात के जो इंतखाबात हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के, वो करवाए जाएंगे, जिसमें जीएचएमसी भी शामिल हैं। और आपको बता दूं कि ऐसा लगता है कि जीएचएमसी की जो मियाद फरवरी में ख़त्म होने वाली है, उसके बाद हो सकता है कि जल्द ही उस सिलसिले में नोटिफिकेशन या इलामिया जारी कर दिया जाएगा और इंतखाबात के लिए माहौल तो बिल्कुल साजगार दिखाई देता है और हो सकता है कि ये इंतखाबात गैर मामूली अंदाज में इनेकाद पजीर होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, जीएचएमसी के जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है तो आपको बता दूं कि ऐसा लग रहा है कि जीएचएमसी इंतखाबात का मौसम आ गया है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि क्योंकि अब बीजेपी ने अकबरुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़, यानी बीजेपी की एक कारपोरेटर है सरूनगर की, उसने अकबरुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है और कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी ने हालिया अरसे के दौरान महाराष्ट्र के जो बल्दी इंतखाबात है उस मौके पर धोले वहाँ एक कारपोरेशन है, वहाँ पर तकरीर करते हुए उन्होंने 15 मिनट की बात की, 15 मिनट का रिमार्क किया और आवाम से अपील की थी कि आए आप 15 मिनट के लिए निकल कर 15 फरवरी है, 15 जनवरी को आप हमारे लिए वोट कीजिए। तो ये बेचारी को बहुत बुरा लगा, 15 मिनट अच्छा नहीं लगा और ख़ुद महाराष्ट्र में कई बीजेपी कायदीन हैं, ख़ासतौर पर एक खातून बीजेपी कायद है, वो उसको भी 15 मिनट तक बहुत ज़्यादा देर होती है, उसने ये कहा। और उसने कहा कि हम तो मिनटों में कर सकते हैं और तुम 15 मिनट लगा रहे हो। तो बहरहाल ये अजीब व गरीब हरकतें ये सियासी कायदीन करते हैं, अजीब व गरीब बातें करते हैं, डबल मीनिंग की बातें इनकी होती हैं। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि जीएचएमसी के इंतखाबात भी सर पर आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी अब मुतहरिक हो गई है। अब इस तरह इल्ज़ामात व जवाबी इल्ज़ामात का सवाल यानी वो सिलसिला जारी हो जाएगा और आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में अमित शाह वज़ीर दाखिला हैं, वो आएंगे और चार मीनार के पास जो गैर कानूनी ढांचा है उसमें पूजा भी करेंगे। और आपको ये गारंटी दे रहा हूँ बीजेपी कायदीन वहाँ बार बार आते जाएंगे, क्योंकि उससे एमआईएम को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और एमआईएम की तरफ से भी बयानात आएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। जी हाँ, ये चलते रहता है, ये जो है ना ये पूरा मजाक, भुंडा मजाक है, इसको चलते रहता। ठीक है, मैच फिक्सिंग रहेगी। अकबरुद्दीन ने तो ठीक है वो कहा है जो है ना। आप जरा ये बताइए जो है ना कि जो यहाँ का जो राजा सिंह एमएलए है वो तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में जो है ना गुस्ताखी करता है। कितने मलून बोलिए, उसका नाम भी मत लीजिए। हाँ, तो वो करता है, उसके बारे में क्यों फिर एक्शन नहीं लिया जाता? ये और पुलिस बनाती है तो ऐसे कमजोर मुकदमात बनाती है, 100 से ज़ायद मुकदमात में मुलविस है वो, और उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई इस तरह की हरकत करेगा तो लात मार के मैं समझता हूँ जेल में ढकेल देना चाहिए। अब रिसेंटली देखिए जो वाक़या है पुराने पुल का जो है ना, उस पर भी कैसा बयान देता है बताइए। जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्यों उनको गिरफ्त क्यों नहीं लेती, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? सवाल ये पैदा। दो तरफा पुलिस अगर चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, अगर पुलिस चाहे तो हो सकता है। बराबर, पुलिस चाहिए, अगर इंटेलिजेंस है सुबह आपके पास, आप हाथ नहीं डाल रहे हैं, आप क्यों जो है? अरे जितने लोग जो दरगाह की बेहुरमती करें, वहाँ यानी गौसे पाक के जो परचम की वो करे हैं, आप लोग बेहुरमती करें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी मैं समझता हूँ कम्युनल राउडी शीट खोलना चाहिए। इतनी ताखिर से क्यों एक्शन लिया गया? सवाल ये पैदा होता है। जब सोशल मीडिया से प्रेशर पड़ा तो जब आप हरकत में आते, उससे पहले कैमरे में सब कैद है, हर चीज कैद है। अरे जब आपको मालूम है कौन करा, सब नामों के साथ है। और वो एरिया में जो रहते आपको सब मालूम है, आपका रिकॉर्ड है, फिर इतनी ताखिर क्यों? सवाल ये पैदा होता ना। जी हाँ, जी हाँ। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को मौका नहीं देना चाहिए और ख़ासतौर पर पुलिस को उन पर नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो कोई मलून हो या कोई और हो। तो कहने का मतलब यह है कि हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा रखना हमारा फ़र्ज़ है, हैदराबादियों का फ़र्ज़ है। और आप देखें कि अब बल्दी इंतखाबात में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से कोई आएगा, आसाम से कोई आएगा और कहेगा कि हम हैदराबाद का नाम तब्दील कर देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कि इनके बाप की जागीर है, जो चाहे ये कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये हिंदुस्तान है और उन्हें यह अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है, हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। और हैदराबाद हिंदुस्तान का के बारे में, हैदराबाद के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये मिनी इंडिया है, ये छोटा हिंदुस्तान है। और आप देखेंगे हैदराबाद ने अपने दामन में जहां बैरूनी रियासतों के
खास तौर पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, मगरबी बंगाल है, ओडिशा है, यानी शुमाली हिंद के लोगों को किस कदर अपने दामन में पनाह दी है, कोई और शहर नहीं दे सकता। आप महाराष्ट्र में जाइए, आपको मराठी बोलना जरूरी है, अगर नहीं बोलेंगे तो वहां पर आपको जूते मारे जा रहे हैं, आपको चप्पल मारे जा रहे हैं, आपके साथ तौहीन नामे सलूक किया जा रहा है। और ये हैदराबाद है जहां पर इंसानियत नवाजी का मुजाहरा किया जाता है। अगर कोई बाहर से आकर यहां पर फितना फैलाता है, यहां पर बार बार यानी मजहबी यानी जुनून पसंदी का मुजाहरा करता है, तो पुलिस को उस पर नजर रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लात मार के निकाले रियाज साहब, और हम लोग यहाँ पे बहुत बाशौर लोग हैं। जी हाँ। हम ये नहीं है कि खामोश बैठ जाए, ये नाम चेंज ये काम करें जो है ना। और हमारी जो है ना खास बात यहाँ के हमारे पानी में है कि हम जो है ना हर एक को गले लगाते हैं। हाँ। हमारी मेहमान नवाजी ऐसी होती है। उसका मतलब आप कमजोर ना समझे। इसका मतलब नहीं है कि आप जो है ना जो चाहे बोलते जाएं, जैसा चाहे बिहेव करें, ऐसा एक्सेप्टेबल है ही नहीं। हैदराबाद में नामुमकिन है ये जो है ना, ऐसे लोगों को जूता लेके मार के बाहर निकालना चाहिए। ये आते हैं बस इलेक्शन से पहले आते हैं, कोई तरक्की की बात नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, एक मंदिर में पूजा करे चले गए, चलो ये चेंज करो, चलो इससे हट के क्या है एजेंडा बताइए इनके पास जी जी जी। तरक्की का। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक भी हैदराबाद से है। हैदराबाद फ़रकंद बुनियाद के दामन में ऐसे गैर मामूली शख्सियतें पैदा हुई हैं और आंखें खोली हैं, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में हैदराबाद का नाम रोशन किया है और अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए अपनी एक पहचान, अपनी एक शिनाख्त बनाई है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ कि अमरीका की तारीख में पहली जो मुस्लिम लेडी गवर्नर डिप्टी गवर्नर हैं, और आपको बता दें वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और उनका नाम है गजाला हाशमी, जिनका हैदराबाद से ताल्लुक़ है। और हैदराबाद से 4 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ और छोटे भाई के साथ अमेरिका गई थी, जहाँ पर उनके वालिद साहब PhD कर रहे थे, डॉक्टरेट कर रहे थे, और फिर वहाँ पर उन्होंने मुलाजिमत भी कर ली। तो बहरहाल नाज़रीन, गजाला हाशमी के बारे में आपको बता दें कि वो 43वीं डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं वर्जीनिया की, और ये उन्होंने तारीख रकम कर दी है। और सबसे अहम बात ये हुई है कि आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी ले लिया है, और ओहदे का हलफ उन्होंने कुरान मजीद पर हाथ रखकर अपने ओहदे का हलफ लिया है। अहद क्या है? अपने रियासत यानी वर्जीनिया की तरक्की के लिए। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले चंद दिन पहले आपने देखा कि महमूद यानी ज़ोहरान और जो ज़ोहरान ममदानी के वालिद हैं, महमूद ममदानी, और मीरा नायर के बेटे ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए, और उन्होंने भी जब हलफ लिया तो ये सोचा जा रहा था कि वो क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने कुरान मजीद पर हाथ रखकर अपने ओहदे का हलफ लिया है। अब आप देखिए कि कुरान मजीद जो है वो हर तमाम उलूम का मरकज़, वो मंबा है, और इसमें आपको इंसानियत के तमाम मसाइल के हल मिलेंगे। और यहाँ तक कि ख़वातीन के साथ किस तरह का सलूक किया जाए, बीवियों के साथ किस तरह का सलूक किया जाए, मर्द के क्या हुकूक़ है, और यहाँ तक कि पड़ोसियों के क्या हुकूक़ है, और किस तरह आप देखेंगे साइंस की यानी इंसान को साफ़ सुथरा किस तरह रहना चाहिए, और क्या इंसान की हकीकत क्या है, ये सब कुछ कुरान मजीद में बयान कर दिया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो पिछली अक़वाम है उसके इबरतनाक वाक़े भी उम्मत मोहम्मदिया को बता दिए गए हैं कि वो अक़वाम किस लिए तबाह व बर्बाद हो गई हैं, और जब वो अल्लाह को नाराज़ करती हैं या अल्लाह से दूर हो जाती हैं, शिर्क में मुब्तला हो जाती हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनका दुश्मन हो जाता है। और अल्लाह ताला जिसे नापसंद करता है तो समझिए वो दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है। तो बहरहाल नाज़रीन, कुरान मजीद पर आप देखिए कि उन्होंने हाथ रखकर हलफ लिया है। इसके बाद आपको ये बताना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। आप देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 39 कंट्रीज़ जिसमें अक्सरियत मुस्लिम ममालिक है, उनके शहरियों की अमेरिका में आमद पर पाबंदी आयद कर दी है, और बाज़ पर तो जुज़वी पाबंदी आयद की गई है। लेकिन ऐसे में आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क का मेयर और वर्जीनिया की डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ लेते हैं तो जो ईसाई हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो ज़रूर इस बात को पर गौर करेंगे, और वो एक बात उन्हें स्ट्रक करेगी कि आखिर इन लोगों ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर अहद क्यों लिया है, ओहदे का हलफ क्यों लिया है, और वो कुरान मजीद पढ़ने की तरफ दौड़ पड़ेंगे। क्योंकि याद रखिए, कुरान अगर कोई पढ़ लेता है तो फिर कुरान उस पर अपने तमाम राज यानी अफशा कर देता है। जी हाँ रियाज साहब, यही एजाज़ है कुरान का। ये जो है ना बहुत बड़ा एहसास है हैदराबाद के लिए। ये सब ठीक है, यानी कुरान पे लोग हल्फ ले रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग पैदा हो रहे हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे कामा कर रहे हैं, जैसी मिसाल आप लीजिए ना, सब कुछ कर रहे हैं।
लेकिन मिस्टर टैरिफ किधर जा रहे हैं ये देखिए आप। नहीं देखिए, टैरिफ सारी चीजों पे पानी फिर रहे हैं ना। जी हाँ जी हाँ। मिस्टर टैरिफ हाँ हाँ। कोई चीज नहीं चाहते कि वहां पे अमन से रहे, सुकून से रहे, इतनी बेइज्जती करके वहां से मार मार के निकाल रहे हैं लोगों को। जी जी। तो ये सब क्या है बताइए, ये बताइए जनाब। और आपको बता रहा हूँ, गज़ाला हाशमी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने यानी ट्रंप ने एंटी मुस्लिम अपने बयान जारी किए, स्टेटमेंट्स जारी किए, तो उस वक्त ही उन्होंने तैयार कर लिया था कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और गज़ाला हाशमी ने तकरीबन 2020 में वर्जीनिया सेनेटर का इंतखाब लड़ा और वहाँ मुंतखब हुई, वर्जीनिया सेनेटर मुंतखब हुई। उसके बाद 2024 तक वो इस ओहदे पर फायद रही। 2024 के इंतखाबात में भी उन्हें कामयाबी मिली और फिर उन्हें वर्जीनिया का डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि जो गवर्नर है वर्जीनिया की, उन्होंने भी अपने ओहदे का हलफ लिया और वो भी एक खातून है, जबकि पहली मरतबा एक खातून गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर भी खातून है। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो पहली मरतबा एक सियाह फार्म बाशिंदे को अटॉर्नी बनाया गया है वर्जीनिया का। यस, आप ये नहीं कहा कि कौन सी पार्टी की हैं अभी? ये डेमोक्रेट हैं। हाँ, तो डेमोक्रेट की खास बात यही होती है जो है ना, अदरवाइज आपको तो मालूम है रिपब्लिकन का तो जो हशर है वहाँ पे, यानी ये लोग जो है ना एंटी मुस्लिम होते हैं हर लिहाज से लोग जो है ना, लेकिन दे आर रीजनेबल, दे आर बिल्कुल जो है ना इंसानियत होती है, रीजनेबल होते हैं। जितने इवन प्रेसिडेंट भी गुजरे हैं ये डेमोक्रेट है जो है ना, मिस्टर टैरिफ की तरह नहीं है लोग जो है। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी आइन बात है। तो इस तरीके से ऐसे लोग आना चाहिए आगे, ताकि जो है ना आपकी इंसानियत को बहाल किया जाए। जो हरकतें वहाँ पे हो रही हैं, सारे लोग दुनिया के परेशान है, नेटो परेशान है, यूरोपियन कंट्रीज परेशान है कि हो क्या रहा है। अब तो मालूम है आपको, तकरीबन वो 3 कंट्रीज के जो है ना वो सदर बन गए, आपको मालूम है। वेनेजुएला तो बन गए उसके सदर, कनाडा के बनने वाले हैं, ग्रीनलैंड के बनने वाले मालूम। आज तो बाद अब झंडा लहरा रहे हैं, आपने देखा होगा फोटो में ग्रीनलैंड। हाँ जी, ग्रीनलैंड में जाके जो है ना उन्होंने झंडा लहरा रहे हैं और साथ में इन्होंने और जेडी वांस भी है साथ में, मार्को रूबियो, तीनों जा रहे हैं झंडा। उन्होंने बाकायदा प्रेस में जो है ना बताया, देखो ये झंडा हम लहराएंगे। अरे जंगी जहाज वहां पहुंच गए हैं। हाँ पहुंच गए हैं। और सारे, अच्छा आप देखिए सारे नेटो के कंट्रीज ऐसा अदब से बैठे हैं, गुलाम की तरह बैठे हुए हैं और वो मानने को तैयार नहीं है। बोला नहीं नहीं नहीं, हालांकि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप देखेंगे फोटो में, रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर कोई जिद कर रहा है, कोई हरदर्मी कर रहा है, आलमी अमन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसका बाइकाट करना चाहिए। आप बाइकाट कर लीजिए, उसके बाद आप उसका पाबंदी आयद कीजिए कि हम अमेरिका से तिजारत नहीं करेंगे। तो फिर देखिए क्या होता है, अमेरिका खुद घुटने टेकेगा, आपके सामने झुक जाएगा। वैसे भी ये शख्स जो आज सदारत पर फायज है, हो सकता है कि आइंदा महीनों में उसके खिलाफ इम्पीचमेंट ये डिक्लेयर वो यानी करारदाद पेश की जाएगी कि इसका इम्पीचमेंट किया जाएगा, इसका मुआखजा किया जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका को बदनाम कर रहा है, अमेरिका की मईशत को बदनाम कर रहा है और अमेरिका को एक गुंडे के तौर पर पेश कर रहा है, आलमी गुंडे के तौर पर। बिल्कुल गुंडागर्दी है रियाज साहब, और कुछ भी नहीं है। उसके पास कोई एजेंडा है भी नहीं। बात करेगी ओपनली, अब तो कह रहा है बांगे दहल के ये ग्रीनलैंड मेरा है, मेरा होकर रहेगा, ये अमेरिका का है। अरे कोई ऐसी लैंग्वेज आज तक यूज करा होगा बताइए आप जो है ना। ऐसा रहा तो आप एक एक कंट्री को हर्ट करते जाएंगे, बोलेंगे मैं सदर हूं उसका जाए। जी जी जी। तो आपके वहां मफादात है, क्या है मफादात? वो बरा के नहीं वो रशिया और चाइना पे कंट्रोल रख सकते हैं। अरे वहां के गया रे भाई, वहां से क्या है, कितनी दूर है बताए? नहीं डेनमार्क गवर्नमेंट का दुश्मन हो गया, वो लोग बोले डेनमार्क गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। अरे नए नए तनाज़ात खड़ा कर रहा है वर्ल्ड के जो है ये शख्स। बहुत अफसोस की बात है। मैं नाज़रीन आपको बता दूं, अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं या फिर ग्रीनलैंड की बात करते हैं, तो अमेरिकी जंगी तैयारी ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पहुंच भी चुके हैं। और अमेरिका ये चाहता है कि ग्रीनलैंड पर पूरी ताकत के साथ कब्जा कर ले। पहले उसने दौलत का लालच दिया और कहा कि हम ग्रीनलैंड के अवाम को $10,000 से लेकर $1,00,000 देंगे और उन्हें अपना शहरी बना लेंगे और ग्रीनलैंड को अपनी रियासत में, अमेरिकी रियासत में तब्दील कर देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका और कनाडा की एक दिफाई इदारा है नोराड। नोराड मीन्स नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है। लेकिन उससे पहले ये इस बारे में हम खबर सुनाए, हम गज़ाला हाशमी के बारे में ये बताना चाहेंगे कि वो 43वीं यानी डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। और ये भी बताएंगे कि उन्होंने जब हलफ लिया तो उस मौके पर सेनेटर सद्दाम अजलान सलीम हैं, वो मौजूद थे और सेनेटर कन्नान भी मौजूद थे। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस कदर, और फिर एलोन मस्क जो अब आप देखेंगे कि $720 अरब के मालिक है और दुनिया के सबसे दौलतमंद तरीन शख्स है, उन्होंने और ट्रंप ने महमूद ममदानी के जो बेटे हैं जोहरान ममदानी की शिद्दत से मुखालिफत की थी। लेकिन आपने देखा कि ज़ेंजी ने किस तरह यानी जोहरान ममदानी की मदद की और अवाम ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उनको न्यूयॉर्क का मेयर बनाया और फिर उन्होंने भी कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ लिया। तो अब ये देखिए कि वहाँ पर जो ट्रंप के
जहनीत वाले हैं या सोच फिक्र रखने वाले हैं, वो खुद परेशान होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। हमारी मुखालिफत के बावजूद भी आप देखेंगे कि ज़ोहरान ममदानी मेयर मुंतखब हो जाता है, या फिर आप गजाला हाशमी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की मुस्लिम दुश्मन बयानात के बाद सियासत में दाखिल होती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी अमेरिका जो सरजमीन है, तो सरजमीन को आप मौक़े की सरजमीन कह सकते हैं। और वजह देखिए सिद्दीक़ साहब, वहाँ तासुब जानिबदारी नहीं है, वहाँ सबको मौक़े दिए जाते हैं, और अगर तरक्की के लिए आगे बढ़ता है, कोई तरक्की के काम करता है, तो उसकी हौसला अफजाई भी की जाती है। रियाज साहब देखिए, सुबह पहली चीज़ ये है कि जो है ना कि बूढ़ों को निकाल के फेंकना चाहिए, अब इनकी जगह नहीं है। जी जी, ये जो जेंजी है दुनिया में यही काम कर रही है जो है ना। जी जी, और अवाम वहाँ की इतनी अच्छी है, अवाम को मालूम है भलाई क्या चीज़ है, किसके साथ क्या सुलूक किया जाना है। ऐसा नहीं कि जो है ना मंदिर मस्जिद ये मसला वो मसला, कुछ भी नहीं है। जो बिल्कुल इन्हें एफिशिएंट आदमी है, जो काम कर सकता है, उसको मौका दियो, बराबर करेगा। और जब 70-80 के करीब आ जाता है आदमी, तो ऑलमोस्ट जो है ना वो स्क्रैप के बिकने के काबिल हो जाता है। नहीं, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप बूढ़े हो जाएं, तो देखिए कई ऐसे बूढ़े हैं जो अच्छे काम कर सकते हैं। उन बूढ़ों को आप कौम की तालीमी शोबे में रहनुमाई के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, उनसे मशवरे लेना चाहिए, उनको कंसल्टेंट बनाना चाहिए, उन्हें मुशीर बनाना चाहिए, और उन्हें माशरे की बेहतरी के लिए उनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए। कर सकते हैं ना, लेकिन सियासत में बताइए कितनी ये लोग तकरीबकारी कर रहे हैं। देखिए आप जितने एजेड हैं, ये तकरीबकारी करके कितने बदनाम कर रहे हैं कंट्रीज को जो है ना, कैसे हालात पैदा कर दे रहे हैं। देखिए जाना 70-75 लास्ट रखिए, खत्म करिए, नई जनरेशन को मौका दी कि दे आर वेरी टैलेंटेड, बहुत ही काबिल तरीन है लोग, बच्चे आजकल की यंग जनरेशन में काफ़ी सलाहियतें मौजूद हैं, और बहुत ही जो है ना वसीउल ख्यालात वाले हैं, ब्रॉड माइंडेड है। ये नैरो माइंडेड नहीं है। आजकल की जो यंग जनरेशन है, तालीम याफ्ता है, बासलाहियत है, और बहुत ही डिसिप्लिन वाले हैं, इनको मौका दीजिए, देखिए फिर मुल्क कैसा तरक्की करेगा। और देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के मईशत जो है यहूदियों पर टिकी हुई है। और आप आज देख रहे हैं ईरान के साथ अगर अमेरिका का जो रवैया है, और गज़ा वालों के साथ अमेरिका का जो रवैया है, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो इसराइल की ईमा पर इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन गज़ाला हाशमी हो, या फिर ज़ोहरान ममदानी हो, या दूसरे नबीला सैयद हो, वो भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, इलिनॉय की वो मेंबर हैं असम्बली की। तो बहरहाल कई ऐसे मुस्लिम वहाँ के सेनेटर्स भी हैं जो ट्रंप को और ट्रंप की सोच फिक्र को, एलन मस्क को और एलन मस्क की सोच व फिक्र को शिकस्त दे सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, जिस वक्त गज़ाला हाशमी ने हलफ लिया, उस मौके पर वहाँ पर इंटरफेथ प्रेयर ब्रेकफास्ट का एहतमाम भी किया गया था। ये बहुत अच्छी बात है। और आपको ये बता दूँ कि वहाँ पर हालिया अरसे के दौरान यूरोप के किसी मुल्क में आप देखेंगे चर्च जो होते हैं, गिरजाघर जो होते हैं, वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर अमेरिका में जो मुस्लिम इस्लामिक सेंटर बना रहे हैं या फिर मसाजिद बना रहे हैं, तो वो गिरजाघरों को ख़रीद लेते हैं, ख़रीद कर उसको मस्जिद में तब्दील कर देते हैं, और कोई चीख पुकार नहीं करता, कोई एतराज़ नहीं करता, जैसा हमारे यहाँ पर कम्युनल डॉग्स करते हैं। तो बहरहाल मैं तो कम्युनल डॉग्स इसलिए कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, वहाँ पर गिरजाघर ख़रीद लिए जाते हैं, और फिर वहाँ पर इस्लामिक सेंटर्स, इस्लामिक कल्चर सेंटर्स और मसाजिद वगैरह उसी में काम करती हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप अच्छे रहेंगे, आपके अखलाक अच्छे रहेंगे, आप में सच्चाई होगी, आप वहाँ पर बेहतरीन हुस्न अखलाक से लोगों से पेश आएंगे, तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, आपके मुतारिफ हो जाएंगे कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। खुद बहुत करीब आएंगे रियाज साहब, मुतासिर हो के आपके कल्चर से, आपके मजहब से, आपके बर्ताव से लोग खुद बहुत अट्रैक्ट होते हैं, मकनातीस की तरह होते हैं ये जो है ना, कि यहाँ पे जो है ना चंद गाँव में जाके लोग नमाज पढ़े, एतराज शुरू किया, नमाज क्यों पढ़ा तो अंदर जाके जाना। हालांकि उस खातून वो कह रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, वो खातून कह रही है कि नमाज की इजाजत थी, और दूसरी बात, मैं अपने घर में नमाज पढ़ता हूँ या कुछ भी करता हूँ, आप कौन होते हैं? बिल्कुल, आप मस्जिद इन्हें घरों में भी रोक देंगे, आप नमाज पढ़ने से, हमको इबादत करने से। कितनी तंग जहर है इसकी, इसलिए जो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। बताइए आप जो है ना। तो अच्छा रियाज साहब, मैं थोड़ा सा आपको जो है ना ये थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। अब ये बताइए कि इतने बांगे दहल वो जा रहे थे, मैं अटैक करूंगा ईरान पे, तो ये नरम क्यों पड़ गई, ये बताइए। अब देखिए वहाँ की हालत ये हो गई है, ख़ासतौर पर जो मशरिक़ वस्ता के हुक्मरान हैं, उन्होंने भी ये बता दिया है कि ठीक है, ईरान को तो आप तबाह करेंगे, ईरान को बर्बाद करेंगे, उसके साथ ईरान के साथ मशरिक़ वस्ता भी बर्बाद हो जाएगा, और मशरिक़ वस्ता बर्बाद होता है तो आपकी भी खैर नहीं है, आपकी भी मईशत तबाह व बर्बादी से दो चार हो जाएगी। और दूसरी अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नफसियाती कैफियत है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो दिन में एक बात करते हैं बेचारे, दोपहर में एक बात करते हैं, और रात में उनका लहजा बदल जाता है। तो ये अजीब गरीब हरकत करता है ये शख्स, कभी नाचता हुआ दिखाई देता है, कभी गाता हुआ दिखाई देता है, कभी उछलता है, कभी कूदता है। अरे मेरे भाई, ये आप अमेरिका के सदर है, कोई मामूली मुल्क नहीं है। अमेरिका को तो आपने बदनाम करके रख दिया है, मजाक उड़ा रहे हैं लोग, मजाक उड़ा रहे हैं, क्या हो गया जाना। अच्छा, आप उसकी थोड़ी सी रीजनिंग क्या दे रहे हैं? नहीं, वो ईरान बोल दिया कि मैं फांसी दे दूंगा, चलो बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल अब अटैक नहीं करेंगे। तो बताइए, ये होती है डिप्लोमेसी पॉलिसी, ये होती है। बताइए, इतने बड़े सुपर पावर की
मजाक बना के रख दिया फिर कंट्री को जो है ना, कैसे कैसे प्रेसिडेंट वहां पे गुजरे हैं जो है ना, अब्राहम लिंकन लीजिए, जॉर्ज वॉशिंगटन लीजिए, कैनेडी को लीजिए, यानी कैसे पॉलिसीज हुआ करते थे जिसकी वजह से अमेरिका इज्जत की निगाहों से देखा जाता था। अरे आज भी अब्राहम लिंकन को याद किया जाता है, जॉन एफ कैनेडी को याद किया जाता है, रोनाल्ड रेगन को याद किया जाता है। जी, ये अच्छी बात है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बोलूंगी, जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन के दौर की बात कर रहा हूँ, तो जब वॉर चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो आज़ादी हासिल की तो मालूम है जो है ना, मैं खाली छोटा सा वाकया बताऊँ कि जब जो है ना शाम में रिपोर्ट उनको कहा गया कि रिपोर्ट ला के पेश करो कि हमारे कितने लोग जो है ना इस जंग में मारे गए, जख्मी हुए। तो उन्होंने जब रिपोर्ट ला के दिए कि हमारे लोग इतने मारे गए, तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा कि भाई ये मत कहो हमारे लोग, ये बोलो कि टोटल कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि पूरे इंसान हैं। जी हाँ, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। जी जी। तो बताइए, ये उनकी जो है ना सलाहियतें हुआ करती थी, ये ब्रॉड माइंडेड होते थे लोग, ऐसे लोग, और ये ऐसे लोग ने फाउंडेशन रखा उसके मुल्क का। लेकिन ये देखिए, अमेरिका की 200 साल तारीख में अमेरिका हमेशा जंग व जदाल में मुब्तला रहा है, और सिर्फ अपनी बर्तरी के लिए। लेकिन याद रखिए कि इस सिलसिले में अमेरिका को ईरान की तारीख का मुतालिया करना चाहिए, रोम की तारीख का मुतालिया करना चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त के सुपर पावर्स हुआ करते थे, लेकिन इस्लामी जो लश्करों ने उन्हें अपने पैरों तले रोन दिया था। आप याद कीजिए, बिल्कुल तारीख गवाह है, तारीख से थोड़ा सबक लीजिए, किसका असर क्या होता है, किसके हाथों नहीं बोल सकते। कोई सुपर पावर नहीं हो सकती, एक ही पावर है, वो भी खुदा की जो पावर है वही सुपर पावर है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप डरते रहे तो उससे तो आपका सुपर पावर बच जाएगा, अदरवाइज आप भी नहीं बचेंगे। अरे आपकी सुपर पावर के क्या, आपको जो जलीलो खार करके तालिबान ने निकाला, मैं समझता हूं कि दुनिया की तारीख में, अमेरिका की तारीख में इस तरह कोई किसी ने जलील नहीं किया जिस तरह तालिबान ने जलील किया। और अब अंदाजा कीजिए कि अमेरिका ने किस तरह तालिबान को इस्तेमाल किया था, अफगान के जो मुजाहिदीन थे उन्हें इस्तेमाल किया था, उन्हें हथियार सप्लाई किए थे, उन्हें यह बताया था कि हथियार कैसे चलाए जाते हैं और किसके खिलाफ। सर्द जंग के खात्मे के मौके पर उन्होंने कहा था कि हम रूस को बिखर कर रख देंगे, और आपने देखा कि तालिबान के जरिए और अफगान मुजाहिदीन के जरिए उन्होंने रूस का शिराजा बिखर दिया, और आप बाद में उन्हीं के दुश्मन हो गए, उनसे कहने लगे कि आप तो दहशतगर्द है, और 20 साल तक आप तालिबान से लड़ते रहे। और आपके क्या बुज़दिली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी 40 ममालिक के फोर्सेस ने तालिबान का मुकाबला किया, अफगानों का मुकाबला किया। हद तो यह है कि डर खौफ के मारे वो अमरीकी जो सिपाही थे रात में पैम्पर्स बनकर निकला करते थे। भाई रियाज साहब, आप बताइए, सोवियत यूनियन कितनी बड़ी कंट्री थी, अब तो ये रशिया कुछ भी नहीं है। इतने बड़े कंट्री को जो है ना ये लोग मिलके जो है ना, नो डाउट ये लोग हेल्प किए, इधर से अमेरिका जाके उनको ट्रेन किया, सब किया, तो वो लोग जो है ना जो उसको जो हशर करे उसका, बताइए पूरा शिराजा भी। इवन यूक्रेन यूएसएसआर में था, यानी सोवियत यूनियन में हुआ करता था, और वहां पर आपको याद होगा कि अगर तारीख पढ़ेंगे यूक्रेन की तो पता चलेगा कि कम से कम वहां पर 16 न्यूक्लियर प्लांट्स थे। बिल्कुल, बहुत पावरफुल जो है ना। जी जी। अच्छा, अब आप देखिए, आप उनका बयान सुने आप हमारे मिस्टर टैरिफ का, कि नहीं अब ये जो है ना जिम्मेदारी यूक्रेन की, जो जंग चल रही है ये यूक्रेन के सदर जेलेंस्की की जिम्मेदार है, नहीं बोले रशिया के सर जिम्मेदार नहीं है। ये बयान लेटेस्ट अजीब व गरीब मैं बता रहा था। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं, सिद्दीक साहब जिस तरह मिस्टर टैरिफ कह रहे हैं, तो आपको बता दूं कि हमने उनका नाम टैरिफ ट्रंप रखा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये काफ़ी नहीं हो रहा, टैरिफ ट्रंप हो गए हैं, क्योंकि किसी को भी वो धमकियां दे रहे हैं कि मैं तुम पर 500% टैरिफ आयद कर दूंगा, मैं तुम पर 200%, तुम पर 50%, तुम पर 25% टैरिफ आयद कर दूंगा। तो आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड के बारे में यूरोपीय यूनियन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है, और अमेरिका इस पर जिस तरह के दावे कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, नाजायज़ है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय यूनियन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरह की बात का है। आप अंदाजा कीजिए कि अब अमेरिका को जलील करने देते हुए यूरोपीय यूनियन खुद कह रही है कि ये ब्लैकमेलर है, यानी ट्रंप को ब्लैकमेलर कहा जा रहा है। और आपको ये बता दूं कि इस मामले में बर्तानिया है, अगर यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं, बर्तानिया है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, और इसके साथ साथ आप स्वीडन है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और फिनलैंड। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस मामले में फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे ने तो ट्रंप के बारे में इंतहाई हद तक आमेद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और हो सकता है कि ट्रंप उससे बहुत ज़्यादा बरहम हो जाएंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक यूरोपीय ममालिक हैं, उन्होंने कहा कि हम ट्रंप की जो टैरिफ धमकी है उसे मुस्तरद करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं। और आपको ये बता दें कि उन्होंने कहा था कि अगर यानी ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्जे को नहीं माना जाता, तस्लीम नहीं किया जाता, तो वो यूरोपीय यूनियन के हल मुल्क पर, रुकन मुल्क पर 10% टैक्स आयद करेंगे, और 1 फरवरी से इसका इतलाक अमल में आएगा, और फिर 1 जून से ये टैक्स बढ़कर यानी टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। और एक हंसी मजाक की बात आपको बताता हूं कि जैसा कि सिद्दीक साहब ने कहा, मिस्टर टैरिफ का एक और नया हुक्मनामा आया है, पीस बोर्ड, गजा पीस बोर्ड में शामिल होने से फ्रांस और कनाडा ने इनकार कर दिया, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैं तुम पर 200% टैरिफ आयद कर दूंगा। तो आप अंदाजा कीजिए कि हिंदुस्तान पर 500%
500%, ब्राजील पर 500%, चाइना के ऊपर 500% टैरिफ आयद करने के साथ साथ अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही हलीफ ममालिक पर 200% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि कब तक यह टैरिफ चलता है। इनके मेरे को एडवाइजर्स पे बड़ा रहम आता है रियाज साहब जी, के। एडवाइजर्स बेचारे वो क्या समझते होंगे, क्या सोचते होंगे, जो इनको जो भी मशवरे देते हैं, उनके जो देते हैं, तो इससे हटके कुछ है ही नहीं लफ्ज उनके पास कहने के लिए, कुछ भी नहीं है उनके पास डिफेंड करने के लिए, सिर्फ टैरिफ लगा दूंगा। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने तो धमकी दे दी है, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो नेटो का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, नेटो बर्खास्त हो जाएगा। ठीक है, जब नेटो बर्खास्त हो गया तो फिर आप क्या डिफेंड करेंगे? रशिया को क्या डिफेंड करेंगे? चाइना को क्या डिफेंड करेंगे? आप नेटो देखिए बनाए थे ताकि रशिया से निपटने के लिए। जब नेटो खत्म हो गया तो फिर आप अब रशिया से आपको फिर डर खौफ तो रहेगा, कभी भी अटैक कर सकता हो जाए। अजय, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो है उन्होंने तो मजाक उड़ाया है ट्रंप का। वो कहते हैं कि हम शाम पर और ईरान के मसले पर आपसे इत्तेफाक करते हैं, और इनको तो मैं समझता हूं कि जूते खाने चाहिए। अरे अमेरिका के हर हुक्म पर इत्तेफाक करते हैं, ये क्या, ये चापलूसी की हद हो गई है। आपका अपना खुद ओपिनियन होना चाहिए, अपना खुद पोजीशन होना चाहिए, आपका अपना खुद मौकिफ होना चाहिए। आप वो नहीं करते, अमेरिका जो कहता है जी हुजूर जी हुजूर, आप तो अमेरिका के यसमैन हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। जी हुजूर ये है, ये लोग इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इमैनुअल मैक्रोन ने वाज़े तौर पर कहा है कि ठीक है, हम आपके सीरिया और ईरान के मसले पर आपसे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप डेनमार्क के ग्रीनलैंड में क्या कर रहे हैं। जी समझे नहीं यार। अच्छा, वो इसराइल है कि था छोटा सा, उसके जूते चाटते हैं नेतन्याहू के आप जो है ना, उसकी जी कर रहे हैं आप जो है ना, क्या है बताइए, कितना कंट्री है। लेकिन एक बात है, देखिए एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन याद रखिए जो गंदगी होती है, छोटी सी गंदगी, एक छोटी सी गंदा मछली जो होती है ना, सारे दरिया के को गंदा कर देती है। इसराइल का भी यही हाल है। और आपको बता दूं, इसराइल की आबादी 9 मिलियन आबादी है, 90 लाख आबादी है, जबकि मुसलमानों के 57 ममालिक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, OIC के जो ममालिक, रुकन ममालिक है, उनकी तादाद 57 है। और आप अफसोस से कह सकते हैं, आप जायजा लीजिए, जाके घर में बैठ कर देखिए और उनका जायजा लीजिए कि इनकी अफवाज कितनी है। 57 इस्लामिक ममालिक है, इनका कोई ब्लॉक नहीं है, इनकी कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इनका कोई मंसूबा नहीं है, और इनकी फौज की तादाद जो इसराइल की आबादी है उससे भी कम है, बहुत कम है। कुछ भी नहीं है, सब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है डिफेंड करने के लिए, ना कोई पॉलिसी है। खाली एक मीटिंग बुलाई जाती है, कंडम किया जाता है, एक मसौदा पास किया जाता है, उसके बाद जाके सब चले आते हो। OIC, हाँ बिल्कुल। तो सिवाय से है क्या बताइए, क्या ये लोग हथियार कुछ डिफेंड कर सकते? बताइए, कोई कब्जा करा आके तो क्या, कौन डिफेंड करना? अमेरिका ही आके इनको बचाना फिर जाना। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उन्होंने कोई 2 रोज़ा दौरा या 3 रोज़ा दौरा नहीं किया, बल्कि सिर्फ 3 घंटों का दौरा किया। और ये बहुत ही हंगामी दौरा था। इसमें क्या हुआ है ये आप अच्छी तरह समझते होंगे, और कोशिश कीजिए कि क्या हुआ होगा। वैसे भी आप देखेंगे कि सऊदी की तरफ ज़्यादा झुकाव पाकिस्तान का है, और मुत्तहिदा अरब की तरफ जो झुकाव वो है हिंदुस्तान का है। और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारत के दरमियान कुछ नाइतफाकी हो गई है। लेकिन याद रखिए कि भाइयों के दरमियान नाइतफाकी होती है, लेकिन फिर वो मिल जाते हैं। तो बहरहाल जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो मुत्तहिदा अरब इमारत के सदर है, कल यहाँ पर उन्होंने दौरा किया, 3 घंटों का, सिर्फ 3 घंटों का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने खुद उनका बनफ़्से नफीस इस्तकबाल किया और कहा, और अक्सर आप देखेंगे कि उनकी बात देखिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है, मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है, और मुसलमानों के मसाजिद को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है, मज़ारात को, कब्रस्तानों को मिसमार किया जा रहा है। और वही वज़ीर आज़म आप देखेंगे कि किसी ट्रंप को भी ये भाई नहीं कहते, माय फ्रेंड कहते हैं, लेकिन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को उन्होंने माय ब्रदर, मेरा भाई कहा है। तो अब आप अंदर रखिए कि किस कदर गहरे ताल्लुकात है। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक मुत्तहिदा अरब इमारात का सवाल है, ये 7 रियासतों का वफाक है, और सबसे बड़ी जो रियासत है, जो सदारत जिसके पास है, वो है अबू धाबी। अबू धाबी के बाद मुकाम आता है दुबई का, और दुबई के साथ आप देखेंगे कि शारजा, शारजा के बाद अजमान, अजमान के बाद फुजैरा, फुजैरा के बाद उम्मुल कोइन, उम्मुल कोइन के बाद रास अल खैमा। ये 7 रियासतें हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की। और बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो क्राइम रेट है बिल्कुल ज़ीरो है, और किसी पर भी मजहबी ज़बरदस्ती या मजहबी मर्जी मुसलत नहीं की जाती। सिखों से या हिंदुओं से ये नहीं कहा जाता कि तुम जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ो। लेकिन आपको बता दूं कि
हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मैं यानी मुसलमान अगर अपने घर में भी नमाज पढ़ता है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह 12 मुसलमानों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। बेशर्मी की हद हो गई। कानून की हुक्मरानी के नाम पर कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान सदर इमारात का इस्तकबाल किया और खुशी की बात यह है कि इमारत और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात है वो मुस्तहकम होते जा रहे हैं और 2024-25 के दौरान जो बाहमी तिजारत हुई है वो $100 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और खुशी की बात यह है कि 2032 तक दोनों कायदीन ने यह तहिया किया है कि हम बाहमी जो तिजारत है उसे $200 अरब यानी $200 बिलियन तक पहुंचा देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है कि हिंदुस्तान एक इस्लामी मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रवा रखा है, यानी बहुत ही दोस्ती का, बहुत ही उखवत का। क्योंकि वज़ीर आज़म उन्हें अपना भाई कहते हैं, तो मेरे भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी आप भाई कहिए तो बेहतर रहेगा। या सब काश उन्होंने जो है ना ये पूछ लेते कि भाई यहाँ पे क्या सुलूक है मुसलमानों का, ये तो सवाल कर देते हैं। जी जी। और आप अपने जो है ना उनको इतनी बड़ी मंदिर में जो है ना इफ्तिताह रखा है, वहाँ पे सब में बड़ी मंदिर बनाई गई, अबू धाबी में आप इनॉग्रेशन किए, सब किए जाके, तो वो लोग इतने सेकुलर हैं। तो आप यहाँ पे सवाल कर सकते हो कि भाई तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मामूली नमाज पढ़ने के लिए तुमको इजाजत नहीं है, बताइए। जी जी, हाँ, वो देख रहे हैं कितने मसाजिद को आप मिसमार कर रहे हैं, कुबूर को मिसमार कर रहे हैं, क्या सुलूक हो रहा है, ये कौन पूछने वाला है, ये बताइए। और वज़ीर आज़म सोचते भी नहीं, मैं समझता हूँ कि बोलने की तो आदत नहीं है लेकिन सोचने की भी आदत नहीं है। बिल्कुल सोचना चाहिए कि भाई आप इतने बड़े एगो कर रहे हैं। वो गैस का कितना बड़ा एग्रीमेंट हुआ, गैस सप्लाई, नेचुरल गैस, हर किस्म की जो है ना आप सहूलतें ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुसलमानों का तो पुरसान हाल नहीं है कोई। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मुत्तहिदा अरब इमारात का सवाल है, वहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी छाए हुए हैं और हिंदुस्तानी इस कदर ज़्यादा छाए हुए हैं कि अगर आप गोल्ड मार्केट देखते हैं या सोकुल ज़हब देखते हैं यानी सोना बाज़ार देखते हैं तो वहाँ पर आपको हिंदुस्तानी छाए दिखाई देंगे। इसी तरह अगर कपड़ा मार्केट देखते हैं तो वहाँ पर भी हिंदुस्तानियों की इजारादारी है। यहाँ तक कि बिल्डिंग मटेरियल्स यानी उर्दू अरबी में उसे मवादुल बना कहा जाता है, अगर वो देखते हैं तो फिर आपको भी वहाँ पर भी हिंदुस्तानी नज़र आएंगे। यहाँ तक अगर आप देखेंगे जवाहरात की बात करेंगे, यानी जवाहरात तक़लीदिया यानी इमिटेशन ज्वेलरी की अगर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी हिंदुस्तानी छाए हुए हैं। तो हर शोबे में हिंदुस्तानी छाए हुए हैं, सरकारी सेक्टर में, इवन रियल इस्टेट में भी हिंदुस्तानी छाए हुए हैं। और हद ये है कि वहाँ वो तरक्की की राह पर गामज़न है और मुत्तहिदा अरब इमारात की तरक्की में हिंदुस्तानियों का अहम किरदार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या हालत है, इस पर भी गौर करना चाहिए और वज़ीर आज़म को भी सोचना चाहिए कि हम इस्लामी और अरब मुल्कों से तो फ़ायदा उठाते हैं लेकिन मुसलमानों को यहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। जो दरिंदे हैं या कम्युनल डॉग्स हैं वो मुसलमानों को कतर खाते हैं, ये सबसे बुरी बात है। तो सिद्दीक साहब, आपको बता दूं कि मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE, यूनाइटेड अरब इमारेट्स और हिंदुस्तान के दरमियान 2022 में एक माहिदा तय पाया था और उस माहिदे का नाम आपको बता दूं कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA यानी CEPA, ये पाया था। और इसके तहत आपको बता दूं कि बहुत ज़बरदस्त बाहमी तिजारत पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के पूरे चांसेस है। जी हाँ रियाज साहब, देखिए एक तो वो UAE जो है, आप अगर आप देखेंगे एक छोटा सा हिंदुस्तान की तरह नज़र आता है और जितने यहाँ के हिंदुस्तानी शहरियत तर्क कर रहे हैं तकरीबन जाके UAE में बस रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत ही पुरसुकून जगह है, पीसफुल जगह है, यहाँ की तरह हैरेसमेंट नहीं है। बताइए आप, तो क्यों क्या वजह से जाके वहाँ की शहरियत ले रहे लोग जो है? अरे ये तो सोचने की बात है। जी जी, इस पर सोचिए क्या वजह से जाना। वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं है। आप जाते हैं, आपके पड़ोस में या दूर भी नहीं हो जाना। यहाँ पे जो सुलूक किया जा रहा है वहाँ जाके लोग बस रहे हैं। तो ये तो सबक लीजिए कि भाई आपके सिटीजन जाके वहाँ की शहरियत क्यों ले रहे हैं, क्या वजूहत है, ये तो सोच सकते ना इन्हों। ठीक है, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, मुस्लिम अरब कंट्रीज से सारी चीज़ें कर रहे हैं। ज़रा सा पलट के यहाँ के मुसलमानों का हाल भी तो देख लीजिए, क्या बुरी तरीके से हिरासा किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि साहिब समूह शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने जिस तरह हिंदुस्तान का दौरा किया, 3 घंटे के दौरे में बहुत से माहिदात पर भी दस्तखत हुए। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त अगर तब मवाज़ना शाहरुख खान के साथ किया जाएगा, जर्मनी और सलमान खान की इज़्ज़त के साथ किया जाएगा, तो आपको बता दूँ आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहीं ज़्यादा इज़्ज़त जो है इमारात में हो या क़तर में हो या खलीजी ममालिक में हो, वो
शाहरुख खान की है और सलमान खान की है, और कई ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर हिंदुस्तानियों को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया गया था। हालिया अर्से के दौरान आपने देखा कतर वगैरह, वहाँ उनकी रिहाई में कहा जाता है कि शाहरुख खान ने बहुत अहम किरदार अदा किया, बैकडोर डिप्लोमेसी जो थी वो अदा की गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जो बॉलीवुड है उसे भी फ़िरका वाराना रंग दे दिया गया है। मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को मनफी किरदार में नेगेटिव रोल में पेश किया जा रहा है। अरे यूपी का वजीर बुरा भला कहता है, कभी सलमान खान को बोल दे रहा है, कभी शाहरुख खान को बोल दे रहा है। अरे इन्हीं की तरफ से तो हिंदुस्तान का नाम रोशन है पूरी दुनिया में। जी जी, ये लोग जो रोल अदा कर रहे हैं, जो है ना ब्रिज का जो रोल अदा कर रहे हैं, ब्रिजिंग गैप, वो तो देखिए आप, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो है ना कुछ भी नहीं, हमेशा ये लोग पीछे पड़े हुए रहते हैं, ये खानों के पीछे पड़े हुए रहते हैं। अरे वो लोग क्या बिगाड़े तुम्हारा, ये लोग तो इमेज जो है ना आपका बढ़ा दिए सारी दुनिया में। इनकी तरफ से जो इज्जत है सारी दुनिया में जो है ना मशहूर है लोग, जो है ना बताइए आपको कौन पूछता है, ये बताइए। ये लोग जाते हैं तो इनको खाली इनकी एक झलक देखने के लिए जो अवाम मोहम्मद पढ़ते हैं उससे अंदाजा लगाइए कितनी जो है ना शोहरत है इनकी, जो है ना क्यों, क्योंकि ये लोग जो है ना बिल्कुल न्यूट्रल है लोग, इनका कोई वो नहीं है, ऐसा जो तंग नजरी नहीं है इनके पास, ज़हनियत ऐसी नहीं। माय नेम इज़ खान, उसका प्रॉब्लम ये है असल। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ है कांग्रेस हुकूमत के बारे में हरीश राव और KTR की तनक़ीद से। हरीश राव को आज जो फ़ोन टैपिंग केस है उस सिलसिले में SIT कायम की गई थी, उसमें पूछताछ के लिए पेज नोटिस दी गई थी, वो पेज भी हुए और उनसे सवालात भी किए गए। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि साबिक़ जो SI के अहदेदार थे, SIB के, उन प्रभाकर, उनके बयान की बुनियाद पर और एक TV चैनल के MD की बयान की बुनियाद पर सवालात किए गए। ऐसे में KTR का बयान आता है और वो कहते हैं कि रेवंत रेड्डी हुकूमत हरीश राव को हर हाल में जेल भेजने के लिए कोशां है और बेचैन है। साथ ही आपको बता दो नाज़रीन कि KTR के बारे में भी ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी जेल भेजा जा सकता है, लेकिन क्या बल्दी इंतखाबात से पहले भेजा जाएगा या फिर नेक्स्ट असेंबली जो इंतखाबात हो रहे हैं उस वक्त तक सब्र किया जाएगा। वैसे भी रेवंत रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी बहुत सोच समझ कर काम करते हैं, इक़दाम करते हैं, एक्शन लेते हैं, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अब उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो रियासत में इंतकामी सियासत पर अमल पैरा हैं। लेकिन आपको बता दूं कि KCR के दौर में रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जेल भेज दिया गया था, चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में रखा गया था उस वक्त जबकि उनकी बेटी की शादी थी। तो बहरहाल हरीश राव का एक बयान आया है। हरीश राव ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो कि रेवंत रेड्डी है वो दिन में कांग्रेसी होते हैं और रात में BJP और तेलुगु देशम के हो जाते हैं। ये बात कही है उन्होंने, यह इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग जो है ना रात पे जो है ना उनकी पॉलिसी होती है, दिन में होते हैं। ये सब ये पॉलिटिकल गेम है रियाज साहब और कुछ भी नहीं है। और एक दूसरे के खिलाफ जो है ना जब भी रूलिंग में आते हैं फिर उनके खिलाफ उनके खिलाफ ये जो है ना चलते रहता है। वक्त पड़ा तो ये लोग मिल भी जाते हैं आपस में, जी जी जी, तो ये चलते रहता है, सियासत है रियाज साहब का। बहरहाल नाज़रीन आप देखेंगे कि ईरान का क्या होगा। ईरान के बारे में अमेरिका ने तो ये कहा कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब भी इसराइल उसे कहेगा, दरख्वास्त करेगा, उसके पैरों में गिर पड़ेगा, तब अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पे। ईरान को चौकस रहना चाहिए ये कहा जा रहा है। वैसे भी ईरान अब पूरी तरह तैयार हो गया है। ईरान के लिए भी डू और डाई का सवाल पैदा हो गया है, करो या मरो का सूरत पैदा हो गई है। और वो अपने अवाम की हिफाजत के लिए, अपने अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकता है। अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो फिलर्स भेजे गए हैं अमेरिका को कि भाई हम जो मुजाहिरीन हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये डिप्लोमेटिक अंदाज़ होता है, डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी का एक तरीक़ा होता है कि जंग को रोका जाए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर जंग होती है तो फिर सारे इलाक़े के लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक जंग साबित होती है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। अशियाए खुर्दनोश, खाने पीने की जो अशिया है उनकी कीमतें आसमानों को छूने लग सकती है और हर तरफ नीराज और बेचैनी की कैफियत पैदा हो सकती है। और आप ये भी देखेंगे कि चीन है, रूस है, वो भी तो खामोश नहीं रहेंगे। रियाज साहब ये देखिए, इसका असर तो बहुत भयानक नताइज हो सकते हैं अगर जंग होती है, मगर मेरा अपना ख्याल है कि जंग हरगिज नहीं होगी, क्योंकि उससे अमेरिका का भी मफाद जो है ना पोशीदा है इसके। जी जी जी, और इस वक्त जो है ना वो अमेरिका नहीं, वेनेजुएला नहीं है जाके पकड़ के मार के अटैक कर ले। और रिसेंटली जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है अमेरिका की तरफ से हुआ है, मालूम है? जी जी, ईरान का खुद इल्जाम है कि अरे 45 ईयर से पाबंदियों का सामना कर रहा है ईरान। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी जो यानी कि जो दौलत है मुख्तलिफ यूरोपीय बैंकों में मुंजमद कर दी गई है, फ्रीज कर दी गई है। अगर वो जारी कर दे तो मैं समझता हूँ कि दौलतमंद तरीन मुल्कों में ईरान का शुमार होगा। बेशक जो है ना, बिल्कुल जो है ना उसको इतना सताया जा रहा है, इतनी पाबंदी आयद की गई, उसके बावजूद भी जो है ना स्टिल इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप लोग जो है ना फेस नहीं कर सकते। इसराइल तो बहुत दूर की बात है, अमेरिका भी इतना आसानी से उसको ना सरेंडर कर सकता ना अटैक कर सकता। अगर करता है तो उसका पूरा मिडल ईस्ट पे उसके भयानक असरात पैदा होंगे। जी जी जी,
अब आप देखिए कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक ज़िले मेरठल से है। ज़िले मेरठल का एक इलाका है बालाजी नगर, जहाँ पर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक बेटे ने माँ का कत्ल कर दिया। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और अफसोस की बात यह है कि माँ पर बेटे ने इल्ज़ाम आयद किया कि माँ के एक शख्स, बस्ती के एक शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और उसी लिए उसने उस शख्स को दावत पर मदऊ किया, शराब पिलाई, शराब में कुछ मिलाया और फिर उसे बेहोश करके एक कुर्सी से बांध दिया और उसका कत्ल करना चाहता था कि माँ बीच में आ गई और बेटे को इस कदर गुस्सा आया उसके बचाव में आने पर कि उसने माँ पर चाकू से कई वार किए और वो अस्पताल ले जाते हुए ही दम तोड़ गई। जी तो रियाज साहब, ये सब अखलाकी गिरावट है, अक़दार ख़त्म हो चुके हैं और ये शराब की लानत जो है ना, ऐसे कई अनासिर है जिसकी वजह से जो है ना इस किस्म की समाजी हालात पैदा हो रहे हैं, जो है ना, जो फैमिली भी टूट रहे हैं, कई किस्म के इसके अनासिर है। उस पर जो है ना, जो माहिरीन समाजियात है, सोशलिस्ट, उनको जो है ना गौर करने की ज़रूरत है। जो है ना, इन्हें ठीक है वो क्राइम है, क्राइम अपनी जगह, लेकिन क्या असबाब है वो तलाश करें। इस किस्म के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? एक ने दो ने कई ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। सदीक साहब देखिए, कुछ अरसे कबल मैंने कैदियों का इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ चंद सेकंड का गुस्सा तबाही और बर्बादी लाता है, यानी उम्र भर के लिए उनके लिए परेशानी का बायस बनता है। तो इंसान को गुस्से पर बहुत ही कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि पहलवान वो होता है जो किसी को पछाड़ दे, वो पहलवान नहीं होता, बल्कि अपने गुस्से पर यानी गुस्से को जब्त करने वाला या गुस्से को पीने वाला जो है वो पहलवान होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।